आर यू अ बिजनेस ओनर और आपको कंफ्यूजन रहता है अबाउट योर इंश्योरेंस, जहां पर मुझे क्या वैल्यू लेनी चाहिए, कल अगर क्लेम आ गया तो मुझे क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, हर बार इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम क्यों रिजेक्ट कर देती है, वो कहाँ कहाँ ऐसी चीजें हैं जहां मुझे एज अ बिजनेस ओनर ध्यान रखने की जरूरत है। सो वी हैव द एक्सपर्ट फॉर यू जो आपके ये सारे क्वेश्चंस एड्रेस करेंगे एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सो लेट्स डाइव इनटू आवर पॉडकास्ट एंड सी व्हाट्स देयर फॉर यू। आज का ये जो पॉडकास्ट है इट इज ऑल अबाउट एक मैन्युफैक्चरर या एक शॉप ओनर या एक बिजनेस ओनर अपने पूरी इंडस्ट्री को या अपने यूनिट को वाया इंश्योरेंस कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग रख सकता है। एंड फॉर दैट वी हैव विद अस मिस्टर संदीप मशरू। ही इज़ अ सर्वेयर, ही इज़ अ वैल्यूअर। ये हेल्प करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को उनके क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे टू द इंश्योर्ड एज वेल। So let's hear it from the man himself, Mr. Sandeep Mashru. Hi sir, नमस्कार। welcome to the थैंक यू। podcast. Before we begin this, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके बारे में थोड़ा बहुत कि लाइक कहाँ से शुरू किया एंड देन हाउ डिड यू लैंड अप इन दिस प्रोफेशन ऑफ सर्वेयर एंड वैल्यूअर, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड कोई फेमस केस जिस पे आपने काम किया हो एंड मोर अबाउट इट। I started my journey in a small town of Vidarbha, Yavatmal, and that I did engineering, and then I landed in Bombay in 1992. Then I was in measuring tools and other industry where I did 1 year's job. And through my known person, I landed in this industry where I joined one of the leading surveyors of India, PC Gandhi and Associates. And they were there. We were doing there. I learned a lot with Mr. PC Gandhi, who himself was a very renowned surveyor throughout India, and then his son Yogesh Gandhi, who is right now one of the topmost surveyors in India. I have learned or I have honed my skills under him. Then, due to family reasons, I shifted to Nagpur, and Nagpur is the only place where we have some non-motor business. Otherwise, we don't have much of the industries. And Indorama was there coming up, and Butibori was coming in big way, and Mihan was there, which I read in Economic Times. So I thought of shifting to Nagpur, and thereafter I am at Nagpur with a team of my own company, which I formed in 2003. As far as valuation is concerned, it was in my working through during my days at Mumbai. So we were doing valuations. I continued doing that here also thereafter. So this is how my journey is, and we are, by God's grace and wish wishes of elders, we are doing surveys throughout India for all the type in non motor claims, mainly fire, engineering, marine, and all LOP project claims. Everything we are doing right now. Great. It is really amazing to know this big portfolio that you have been managing. For people जो इंश्योरेंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए अगर आप सरल भाषा में बताना चाहें कि सर्वेयर होता क्या है एंड वैल्यूअर क्या होता है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और उनका क्लेम्स में क्या रोल होता है। देखिए, सर्वेयर और वैल्यूअर ये दो अलग प्रोफेशनल्स है। जहाँ तक सर्वेयर का मैं कहूँगा, सर्वेयर इज लाइसेंस बाय IRDA दिस डेज सिंस 2002 जब IRDA आया। इसके पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको और इंश्योरेंस कंट्रोलर इसको लाइसेंस करते थे, और सर्वेयर्स मेजरली इंजीनियर्स होते थे और CAs बाय डिग्री उन लोगों को लाइसेंस दिया जाता था सिंस नेशनलाइजेशन के टाइम से। और बाद में धीरे धीरे ये ग्रो हुआ और उसमें मेजरली ये लोग ऐड किए दूसरी फील्ड्स, और उस तरह से स्पेशलाइज लोगों को लेने लग गए। लाइसेंस इनके द्वारा दिया जाता है और सर्वेयर को इंश्योरेंस कंपनी एम्पैनल करती है अपने पैनल पे, ताकि एज पर लॉ सर्वेयर देयर शुड बी अ थर्ड पार्टी पर्सन हु इज़ अनबायस्ड एंड ही इज सपोज टू असेस द लॉस। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इंश्योर्ड जो बीमा करवाता है और बीमा कंपनी के बीच में होता है, तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के रहते हैं, और एक थर्ड पार्टी पर्सन जो अनबायस्ड है उसने इनको जस्टिस देना चाहिए। उस उद्देश्य से लाइसेंस सर्वेयर को पैनल पे रखा जाता है, और एज एंड व्हेन जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो सर्वेयर को अपॉइंट करते हैं और हम लोग फिर सर्वे के लिए जाते हैं। वैल्यूअर जो है वो प्रॉपर्टी वैल्यूअर्स रहते हैं, मशीन जो इनमूवेबल के लिए रहते हैं, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूज़ भी रहते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूज़ भी रहते हैं। तो उनका काम है प्रॉपर्टी का असेसमेंट करना। जब
यानी हेल्दी कंडीशन में है। अगर वो गोइंग कंसर्न है, एनपीए है, तो अलग अलग पर्पजेस रहते हैं, जैसे सरफेसी के लिए है, एनसीएलटी में आजकल आप देख रहे हैं। लेकिन सर्वेयर का काम है लॉस होने के बाद में मेजरली सर्वेयर का रोल आता है इंडस्ट्री में। सो जनरल इंश्योरेंस मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है, हेल्थ, मोटर एंड नॉन मोटर। बिल्कुल सही। आज हम लोग बेसिकली मेजरली हम आपसे जो नॉलेज चाहेंगे वो नॉन मोटर के बारे में चाहेंगे। तो नॉन मोटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक बहुत जनरल एक मिथ बना हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देती, सारा खेल सिर्फ सर्वेयर का होता है। इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या विचार है एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? हाँ, ये हम भी सुनते हैं क्योंकि जब भी हम लैंड होते हैं, क्या होता है, किसी भी पार्टी जिसने बीमा किया है, आज आप देखते हैं बीमा करते हैं ड्यू टू कंपल्शन करता है, कोई कोई चाहत से करता है। बहुत कम लोग हैं आज भी इंडस्ट्री में जो खुद होके एक इंश्योरेंस करते हैं। कहीं बीमा सीसी की वजह से होता है, तो कोई चाहता है कि भाई हम कुछ तो भी हमारे लिए कवर रखे, इसलिए वो बीमा कराते हैं। तो बीमा एक रूटीन प्रोसेस है जो सेकेंडरी लेवल पे होता है, क्योंकि वो फोर फ्रंट में बिजनेस रहता है। तो किसी दिन इवेंचुअलिटी किसी के यहाँ हुई, तब वो सर्वेयर आता है, और चूंकि जो बीमा धारक है उसे नुकसान हुआ है, तो वो ये समझता है कि अब आने वाला बंदा मेरे नुकसान को कैसे हल करेगा। तो एक एप्रीहेंशन रहता है। और दूसरा क्या है, जैसे हमने कहा, सर्वेयर एक थर्ड पार्टी है, वो अनबायस्ड है और वो पैर, तो ही उनको क्या करना है, वो जब जाता है तो पॉलिसी लेके जाता है। तो पॉलिसी में आपने क्या बीमा कराया है, किस चीज़ का कराया है, कितना कराया है, और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसी में लिखी गई है, उसी को देते हुए वो देखता है। तो ये चूंकि वहाँ नुकसान हुआ है और ये नया बंदा है, तो वो भी हिचक रहती है। तो उस वजह से थोड़ा सर्वेयर के बारे में ये धारणा है। अदरवाइज हमें तो ऐसा, लेकिन जैसा समय जाता है वैसा काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है इनमें, हमारे इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। चूँकि हम कहते हैं कि भाई हम ही आए और आपको सोल्यूशन देने आए, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल मेरा दायित्व है कि आप जब आपने पॉलिसी ली है और आपने क्लेम लॉन्च किया है, तो मैं उस फील्ड का, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मुझे उसको सोल्यूशन देना है। तो हम समय के साथ, हमारा तो अनुभव आज 32 साल का ये है और हज़ारों क्लेम हम दे चुके हैं, तो हमारा तो बहुत पॉजिटिव है कि थोड़े समय बाद वो हिचक निकल जाती है और वो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है एक दूसरे को, और जिससे जो उद्देश्य से हम लोग गए हैं वो हमें प्राप्त होता है। जनरली लोगों का एक परसेप्शन सर्वेयर के प्रति ये भी रहता है एट द टाइम ऑफ क्लेम कि वो सर्वेयर से ज़्यादा डरे हुए रहते हैं रादर देन द इंश्योरेंस कंपनी। वो जो गैप है उसको कैसे ब्रिज कर सकते हैं एंड ऐसा क्यों है? करेक्ट। क्योंकि जैसे ये कहा गया है कि भी सर्वेयर आएगा, आपने इंटीमेशन दी, आपको सर्वेयर आएगा और वो ही देगा, वो रिपोर्ट आएगी, हम बाद में क्लेम देंगे। तो अब सारा फोकस सर्वेयर पे शिफ्ट हो जाता है, और इंश्योर्ड जो पार्टी है उसको भी ये लगता है कि अब सर्वेयर जो करेगा वो सही रहेगा। तो इसलिए उसके मन में वो एक एप्रीहेंशन रहता है। और जब सर्वेयर आता है नुकसान होने के बाद, जो उसको उन राख में से उसको बिल्टअप करना है कि इसके पहले क्या स्थिति थी, तो उसके भी अपने सवाल है। और चूंकि सर्वेयर एक रिकमेंडेशन देता है बीमा कंपनी को, तो वो चाहता है कि वो सही ढंग से दे, ताकि जो बीमा धारक है उसको उसका पूरा ड्यू मिले, और उसके लिए लगने वाली जितनी भी प्रश्नावली है, फिर उसके बाद में उसको जो कागजात चाहिए, क्योंकि हम बीमा कर रहे, बोलने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमें उसको साक्ष्य देने पड़ेंगे। एक फिजिकल साक्ष्य जो वहाँ पे साइट पे है, जिसको सर्वेयर गैदर करता है। दूसरा होता है उस सारे चीज़ों को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट। अगर स्टॉक है तो परचेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेल परचेस होता है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है। तो इस तरीके से आपका क्लोजिंग स्टॉक समय पे क्या था, घटना के समय, वो सिद्ध करना पड़ता है। वो सर्वेयर सिद्ध करने की कोशिश कब करेगा, जब आप कागज देंगे। तो वो हो सकता है, और हमें हुआ भी है सारी केस में। तो इसलिए ये एप्रीहेंशन है, लेकिन बिल्कुल होने लायक चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि आईआरडीए ने काफ़ी सारे चेंजेस लाए, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया है, देन उसके बाद कवरेजेस में काफ़ी अच्छे कवर अब बाय डिफ़ॉल्ट सभी को मिल जाते हैं। तो इसमें एक सर्वेयर के प्रोफेशन में कितनी आसानी हुई है, या फिर वो सारे चेंजेस में आपको कैसे हेल्प हुई है, अगर आप उस पर कुछ लाइट डाल पाए तो? चेंजेस आर वेलकम, एंड समय के साथ चेंजेस हर जगह हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल हो या, और सोशल चेंज सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर आप अवेयरनेस भी काफ़ी हो गई है। इससे क्या हो गया है कि जो इंश्योर्ड है, बीमा धारक, वो भी बहुत नॉलेजेबल हो गया आजकल।
और वो एग्रेसिवली फॉलोअप भी करता है, यानी उसको भी जानकारी ज़्यादा है। तो ये चेंजेस आ गए। इसके साथ में IRDAI का पॉलिसी प्रोडक्ट भी कस्टमर सेंट्रिक हो गया है। कस्टमर को सर्विस देने के हेतु से इन्होंने टर्म्स कंडीशन को बहुत सरल किया है, कवरेजेस बढ़ाए हैं, कंप्रिहेंसिव कवर किया है, तो स्टैंडर्डाइजेशन किया है, जिससे सर जो बीमा धारक है उसको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। अब इन हालातों में जब चेंजेस आ गए तो हमें भी एक प्रेशर रहता है कि उसको टाइमली और ढंग से उसको देवे। तो ये चेंजेस आए हैं जो अच्छे हैं, जिससे आज हमने देखा है कि जो क्लेम सेटलमेंट बहुत फास्ट हो गया है और क्लाइंट का फायदा हुआ है। तो यू वांट टू से दैट ये चेंजेस बहुत कस्टमर सेंट्रिक है और इसमें कस्टमर्स करेक्ट, का काफी फायदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फास्ट हुआ है और उससे एक समयबद्धता से ही क्लेम सेटल हो जाता है। अगर क्लाइंट टाइमली सपोर्ट मिलता है और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो यू कैन सेटल फास्टर। आज बहुत जल्दी क्लेम सेटल हो रहे पहले की। सो सर्वेयर का रोल जैसा आपने बताया कि तब शुरू होता है जब कोई क्लेम आता है। जी। तो एज अ बिजनेस ओनर, एक बिजनेस ओनर ने क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने चाहिए या क्या चीज़ों की तैयारी रखनी चाहिए जब एक सर्वेयर आ रहा हो अगर कोई क्लेम आ जाता है? देखिए, जैसे पिछले सवाल में मैंने जवाब दिया कि डॉक्यूमेंट्स एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, तो तैयार कुछ नहीं रखना। आपका व्यापार में आप जो कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट, क्योंकि ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। व्यापार का स्वरूप, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, उसका वॉल्यूम, इस तरीके से डॉक्यूमेंट के वेरिएशन मिलते हैं। तो हमारी एक कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं कि हमें इसी तरह के चाहिए। तो हम जाते एक छोटी दुकान से लेके MNC या $multi-million कंपनी या करोड़ों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी, तो उनके यहाँ जिस तरीके से डॉक्यूमेंट रखे उसी डॉक्यूमेंट को हम कलेक्ट करते हैं। आपका खरीदी बिक्री का डॉक्यूमेंट तो होता ही है, आपका स्टॉक होता है, अगर ये ट्रेडिंग कंसर्न में हो गया, अगर आपका प्रोडक्शन हाउस है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है तो कंजम्पशंस होते हैं। स्टॉक रजिस्टर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक बिना कंजम्पशन के आ नहीं सकता है। प्रायः हमें ये पाया है कि हमें परचेस और सेल मिल जाते हैं, ओपनिंग एक इशू रहता है। तो ये सब चीज़ें में आप रिकॉर्ड कीपिंग जितनी सरल कर सकते हो उतना आपको प्रेजेंटेशन आसान होता है। तो आपके सेल परचेस के डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, GST अगर आप रजिस्टर्ड हो तो GST डॉक्यूमेंट्स इतने सफिशिएंट है स्टॉक के लिए। अगर मैं असेट की बात करूं तो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का नक्शा होता है, सैंक्शन मैप है, फिर आपने बिल्डिंग में खर्च किया है तो कैपिटलाइज होती है आपके बैलेंस शीट में, फिक्स असेट में उसका खर्च लिखा गया है हर साल 10,000 आप जो खर्च करते हैं। उसी तरह मशीनरी का भी आ गया है, तो ये सब कैपिटलाइज होती है बुक्स में अगर है वो डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर असेट का क्लेम है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, तो इन डॉक्यूमेंट सफिशिएंट जो यूजुअली मेंटेन करता है। और स्टैट्यूटरीली भी आज ये डॉक्यूमेंट मेंटेन करना एक प्रावधान है, इनकम टैक्स द्वारा हो, GST द्वारा हो, तो ये मिल जाते हैं हमें। हमने देखा है कि कई बिजनेस ओनर्स आज भी कंप्यूटराइज सिस्टम्स में नहीं आए हैं, वहाँ पर अभी भी बही खातों में काम होता है, जी। सारी चीज़ें हैंड रिटन होती है। तो क्या डिफरेंस आता है अगर कोई डेटा लेट्स से किसी एक सॉफ्टवेयर में मेंटेन करता है और कोई एक फिजिकल डेटा मेंटेन करता है? आज मांग ये है कि सर जो कंप्यूटराइज डेटा एक हैंडी डेटा होता है। अगर हम ऊपर की हिरार्की से नीचे, या आपने जो बही खाते से लेके ऊपर बात की है, तो अब बही खाते के बाद में आज लोग टैली में रखते हैं। आज GST में है तो आपका बिलिंग टैली में आ जाता है, तो परचेस आ जाती है, सेल आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कंजम्पशन जो आते हैं वो माइनस प्रॉपर होते रहे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक इजी हो जाता है। बाद में ERP सॉफ्टवेयर आ गए, बड़ी कंपनी में SAP हो गया। ये SAP तो रियल टाइम है, तो वहाँ तो आप जिस क्षण जाओ उस क्षण आप उसका आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन जो मिड साइज के क्लेम है जहाँ चैलेंज आता है वहाँ टैली मिल जाता है हमें। और अगर मैनुअल है तो कुछ एंट्री पोस्ट करने की रहती है, तो वो पोस्ट की जा सकती है, क्योंकि उसमें परचेस और सेल का रिकॉर्ड उनके पास है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो डेटा है वो उस उपयुक्त है, जो तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ऐड किया जा सकता है या उसको स्ट्रक्चर्ड किया जा सकता है, तो वो हेल्पफुल रहेगा। जैसे आपने भी बताया कि उसको स्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत है, तो ऐसी कोई 3 चीज़ें जो आपको लगता है एक बिजनेस ओनर अगर मेंटेन करता है थ्रू आउट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो कभी अगर किसी कारणवश अनफॉर्चुनेट कोई क्लेम आता है तो उनको क्लेम सेटलमेंट में आसानी हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू बुक कीपिंग, इफ आई हैव टू बी स्पेसिफिक। स्टॉक्स के क्लेम के लिए जैसे हम अभी भी चर्चा किए, उनके परचेस सेल अपडेटेड रहे और ओपनिंग जो साल के एंड में रहता है, जो बुक्स में क्लोजिंग लेते हैं या फाइनेंशियल एंड में, वो प्रॉपर है तो क्लोजिंग एनी गिवन डे बहुत सही ढंग से आ जाता है। चूँकि जो पहले चैलेंज 2017 से पहले था वैट के ज़माने में, क्योंकि बिल्स बाद में सब पोस्टिंग होती थी यूजुअली, तो
डाटा हैंडी नहीं रहता था। जीएसटी आने के बाद तो पिछले महीने तक आपको रिटर्न फाइल करना है तो अपडेटेड ही डेटा है, तो डेटा बहुत इजीली मिल जाता है। तो मेनली जो आप रख रहे हैं वो ढंग से रखा ही है, उसको सिर्फ प्रेजेंट करना है। दूसरा, आपका बीमा ढंग से होना चाहिए। अगर बीमा ढंग से नहीं हुआ तो आपके डॉक्यूमेंट सही है, लेकिन अगर बीमा कम है और आपके पास माल ज़्यादा है तो आपको उसकी क्षति हो सकती है और उसकी एक इम्पैक्ट आता है। और तीसरा, आपकी पॉलिसी ढंग से वर्डेड रहे, प्रॉपर गाइडेंस में की रही, तो आपको उसमें कोई नुकसान हो ऐसा हमने कभी देखा नहीं। पाई पाई का हम हिसाब दे के जितना मांगा है उतना, जितना नुकसान है उतना पैसा दिया है, ऐसे कई क्लेम है हमारे पास। ग्रेट। तो अभी हमने दो चीज़ों के बारे में बात की। यहाँ पर आपने पहले बताया कि बुक कीपिंग के लिए तो ये हो गया उनके स्टॉक रिलेटेड। लेट्स से अगर अब अगर असेट की बात करते हैं यहाँ पर अपन, तो छोटे बिजनेस ओनर्स जो रहते हैं वो मेजरली ये बता पाते हैं कि आज मेरे शॉप का ये अंदाजन वैल्यू होगा इन ऑर्डर टू गेट द इंश्योरेंस राइट। जो बड़ी कंपनीज है जहाँ पर टर्नओवर काफ़ी बड़ा है या फिर मल्टीपल प्लांट्स है, तो वहाँ पर बिजनेस ओनर के लिए अपने कंपनी का वैल्यू बताना या उनकी टीम का वैल्यू बताना शायद नहीं आता है। तो यहाँ पर वो लोग कैसे उस वैल्यू पर डिराइव कर सकते हैं जहाँ पर उनको पता चल जाए मुझे कितने का इंश्योरेंस बनाना है। यहाँ पर वैल्यूअर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपसे जानना चाहूँ। पिछले कुछ सालों से इस ये कस्टमर भी बहुत फोकस हुआ है। आजकल वो भी बीमा के बारे में जानना हो गए, अवगत हो गए हैं, तो वो लोग सम इंश्योर्ड फिक्सेशन पे काफ़ी, आपको अभी पता ही होगा क्योंकि आप पॉलिसी देते हैं, बेचते हैं सबको और सपोर्ट करते हैं एज ए एजेंट। ये अभी जो पॉलिसी सारी है जो 2021 से आई है, इवन फॉर शॉप ओनर्स, जो लघु और सूक्ष्म पॉलिसी है, दोज आर रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी और रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ये क्या होता है, आपको पॉलिसी का एक बैकग्राउंड, पहले की पॉलिसी इंडेमनिटी पॉलिसी, मतलब आज कोई भी चीज़, अगर कोई भी असेट आपने जितनी यूज़ की है उसका आपने यूसेज एंजॉय किया है, तो इसी क्षण अगर डैमेज होती है तो बैलेंस यूसेज आपको मिलेगा, जो आपने यूज़ नहीं किया उसका पैसा। लेकिन होता क्या है, उससे अगर कोई पुरानी इंडस्ट्री और फायर हो गया तो डिप्रिसिएशन की मार बहुत बड़ी लगती है। तो उसको बचाने के लिए रीइंस्टेटमेंट क्लॉज आ गया था फायर पॉलिसी में। बाद में देखा गया तो ये रीइंस्टेटमेंट क्लॉज बड़ी कंपनी अच्छे से लेती है क्योंकि उनको उनकी जानकारी है, लेकिन छोटा ग्राहक, छोटी इंडस्ट्री, छोटी रिस्क में ये नहीं लिया जाता था। तो उस करके इन्होंने अब जो ये पॉलिसी बीएलयू बीएसयू है, इसमें 2001 से रीइंस्टेटमेंट बेसिस पे इन्होंने कर दिया है। तो इससे क्या होता है कि आपको बीमा भी आज की नई कॉस्ट का करना है और नुकसान हो गया तो हम आपको आज के पैसे देंगे। करेक्ट। तो उदाहरण के लिए सपोज आपने एक शेड 2010 में बनाया, दूसरा शेड 2015 में बनाया, और किसी के यहाँ फायर होने के बाद आज की कॉस्ट का जो रिपेयर कॉस्ट है वो दी जाएगी, बशर्ते आपने आज का बीमा कराया। तो इन सीरीज में अब बड़ी कंपनीज का जब स्टेक बढ़ा है तो वो लोग बीमा कराते वक्त सचेत हो जाते हैं, क्योंकि आज अगर हम 2-5 करोड़ का प्रीमियम, सम इंश्योर्ड भी कम होता है तो उतनी मार पड़ती है, उसके लिए प्रीमियम बहुत कम है, हज़ारों में। तो आज जो भी बड़ी एमएनसी है या इवन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, वो लोग इंश्योरेंस वैल्यू से वैल्यूएशन कराते हैं। जहाँ तक छोटे व्यापारियों का सवाल, इसमें दिक्कत ये आती है कि जो प्रोप्राइटरी कंसर्न है या पार्टनरशिप कंसर्न है, अगर उसकी आप बैलेंस शीट देखेंगे, वो बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट शेड्यूल है उसमें ओपनिंग इज WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, एडिशन, डिलीशन, टोटल, डेप्रिसिएशन लगने के बाद फिर नेट ब्लॉक आता है, रिटर्न डाउन आती है, वही ओपनिंग अगले साल होती है। तो किसी इंडस्ट्री का अगर आपको कितना इन्होंने खर्च किया है ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एडिशंस इंसेप्शन से होते हैं, डे 1 से ऐड होते आता है। तो एक ये साल की मैं बैलेंस शीट देखूँ तो उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा, तब हम पूछते हैं कि आपके पास कब से बीमा कराया है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा, आपके जितने भी क्लाइंट है और जो ये पॉडकास्ट को देख रहे हैं, क्या कोई भी प्रोप्राइटरी कंसर्न या प्राइवेट लिमिटेड हो, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट का एक पेज सिंस इंसेप्शन विच इज फिक्स एसेट शेड्यूल की एक फोटोकॉपी करके एक फाइल में रख लेना चाहिए, जिससे इन केस ऑफ अ क्लेम सर्वेयर को वो डाटा मिल जाता है जिसके बेसिस पे वैल्यूएशन निकालेगा फॉर फिक्स एसेट, और आपकी कितनी वैल्यू है वो भी। चूंकि आप जैसे एजेंट जब जाते हैं और बीमा कितने का कराना है ऐसा किसी पार्टी को कहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई इतना, वो बैलेंस शीट अकाउंटेंट को बुला के बैलेंस शीट देखते हैं, तब वो WDV दिखता है जो डेप्रिशिएट हो गई ओवर द पीरियड, और जब क्लेम होता है तब हमारा खर्चा होता है आज की कॉस्ट का, तो उसमें तफावत आ जाती है, उस वजह से उनको मार लगती है। तो उसको वो अवॉइडेबल है। तो आपकी भले ही बैलेंस शीट में डेप्रिशिएटेड वैल्यू है जो IT पर्पज से है, क्योंकि आपको IT ने प्रावधान दिया है कि यू शुड टेक अ डेप्रिसिएशन ओवर द असेट विच यू हैव कैपिटलाइज्ड
एवरेज। कोई भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं होती टेक्निकली। जैसे एनर्जी सेविंग डिवाइसेस है, एनर्जी सेविंग डिवाइसेस आपने फर्स्ट ईयर कैपिटलाइजेशन में भी 100% डिप्रिसिएशन ले सकते हैं, तो बुक में तो वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब वो असेट जीरो नहीं हुआ टेक्निकली। अगर वो डैमेज है तो हम उसके पूरे पैसे देंगे। तो इसके लिए छोटे ग्राहक ने अपने एडिशन डिलीशन से कितना खर्चा इनकर किया है, ये आप जैसे एजेंट को बताना चाहिए, और आप लोगों ने भी इसके ऊपर उनको नॉलेज दिया। और उसके बाद में अगर इंश्योर्ड नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको जानकारी रही ना, तो अच्छा इंश्योर्ड कभी भी कुछ हजार के प्रीमियम के लिए अंडर इंश्योरेंस नहीं चाहेगा, ये हमारा अनुभव है। हमने कई बार सुनने मिलता है कि क्लेम आया और पूरे पैसे नहीं मिले, पैसे अंडर इंश्योरेंस में कट गए। तो ये अंडर इंश्योरेंस टर्म्स को अगर एकदम सरल भाषा में बताना हो तो आप इसको कैसे समझाएंगे ताकि लोग इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सके? उसका सिंपल एग्जांपल हम स्टॉक का लेते हैं। मान लो किसी दुकान में 1 करोड़ का स्टॉक है, उसने 50 लाख का बीमा किया है। आज वो दुकान पूरी जल गई तो आपको क्या पैसा मिलेगा? 50 लाख, क्योंकि आपकी बीमा राशि 50 है। अगर 1 करोड़ का टोटल नुकसान होने के बाद भी अगर बीमा राशि 50 है तो इंश्योरेंस कंपनी का दायित्व सिर्फ 50 लाख देने का है, करेक्ट। अगर यही सिनेरियो में एक दूसरा सिनेरियो जाता है, पार्शियल लॉस है, 10 लाख का लॉस हो गया स्टॉक में और उसका बीमा 50 लाख का है, माल 1 करोड़ का है, तो वो 10 लाख 1 करोड़ के प्रपोर्शन में है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये बोलेगी कि 1 करोड़ के सामने 10 लाख का लॉस है तो 50 के सामने हम 5 देंगे। तो प्राय होता क्या है कि इस वजह से जब 10 लाख का क्लेम देता है इंश्योर्ड सर्वेयर को, सर्वेयर 5 लाख देता है, तो बोलते सर्वेयर पूरे पैसे या बीमा कंपनी पूरा पैसा नहीं देती, काट के देते हैं। तो ये सिनेरियो होता है, ये एक रीजन होता है। दूसरा कैसा है, अगर इंश्योरेंस मेजॉरिटी सीसी के वजह से बैंक को पॉलिसी की दरकार होती है, नहीं तो उनको ऑडिट में क्वेश्चन आता है, क्योंकि उनका उसमें फाइनेंस दिया है, उनका चार्ज है, तो उन उसको सिक्योरिटी के पर्पज से वो लोग स्टॉक के अगेंस्ट आपको पॉलिसी मांगते हैं। अब पॉलिसी आपने सीसी मान लो 10 लाख के लिए, तो आप वो बैंक बोलती है कि 10 लाख या 15 लाख की पॉलिसी दे दो। उस समय आपके पास अगर 50 लाख का स्टॉक है तो फिर वही सिनेरियो आता है। तो हमारा निवेदन हर क्लाइंट को ये रहता है, या हम ये इनपुट देना चाहते हैं कि भाई आप बीमा उतना करा लो जितना आपका स्टॉक है। अब कितना स्टॉक है ये भी वोलेटाइल है। आज स्टॉक इज नॉट स्टेशनरी। आज अगर मैं कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट के यहाँ जाऊँगा तो मंथ एंड में या जो जब 3 गाड़ी आ गई तो उसके 3 टाइम स्टॉक हो जाता है, लेकिन वो 8 दिन में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इवेंचुअलिटी कभी भी आ सकती है। हो सकता है आपके यहाँ जब पीक स्टॉक हो, या कोई सीजनल प्रोडक्ट है तो जिसके यहाँ पे दिवाली के टाइम या ऐसे टाइम पे स्टॉक हो, तो जो हाईएस्ट वैल्यू आपके बुक्स में किस समय आती है उसका आप बीमा कराइए, तो उससे आप कभी भी हिट नहीं होंगे। और लॉस कभी भी आ सकता है, एक्सीडेंटल है बोल के नहीं आता है। तो आप मैक्सिमम सम इंश्योर कीजिए ताकि आपको नुकसान ना। दैट्स अ रियली ग्रेट वैल्यू जो आपने बताई कि अगर हमें वैल्यू लेना है, कोई एक छोटा मीडियम स्केल बिजनेस है, तो लास्ट ईयर में आपका जो भी पीक स्टॉक गया हो आप उसका इंश्योरेंस बना के चलिए और उसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं, एज यू सेड। और एक वैल्यू आपके कस्टमर के लिए ये भी है, मान लो लास्ट ईयर आपने 10 करोड़ का हाईएस्ट स्टॉक का है, लेकिन ये साल आपका बिजनेस बहुत प्रॉस्पर हो रहा है, जो अच्छी बात है। मान लो आपका किसी समय 15 करोड़ हो रहा है, तो आपके कस्टमर आपको बुला के बोलेंगे कि मुझे 5 करोड़ से पॉलिसी एंडोर्स कर दो, आप 5 करोड़ का प्रीमियम दे दो बैलेंस पीरियड के लिए और आपका बीमा बढ़ा लो, तो आप किसी भी क्षण बैलेंस पीरियड में भी प्रॉपर इंश्योर्ड रहेंगे। तो एडिशन इज ऑलवेज पॉसिबल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पॉलिसी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने बताया अंडर इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा क्लॉज है जिसके कारण क्लेम में लॉस आ सकता है। इसके अलावा ऐसे और कौन से 2 रीजन है जहां पर आपने देखा है कि क्लेम रिजेक्शन या पार्शियल सेटलमेंट के चांसेस आते हैं? रिजेक्शन एज द से देखिए, पॉलिसी फायर पॉलिसी मेनली या नेम पेरिल पॉलिसी है। नेम पेरिल बोले तो जो कारणों से हम क्लेम देंगे वो सारे कारण लिखे हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे 12 से 13 क्लॉजेस फायर पॉलिसी में, बीएलयू में 2-3 और ऐड हुए हैं, तो उन कारणों से ही क्लेम मिलेगा, करेक्ट है। तो आपको वो पॉलिसी में ये हादसा होता है तो अगर वो कारण नहीं है तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पेरिल ऑपरेट नहीं हुआ, ये एक रीजन होता है। दूसरा रीजन ऐसा है कि आपका अगर वारंटीज कुछ है, जैसे बेसमेंट वारंटी दी हुई है और स्टॉक बेसमेंट में है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, तो सर्वेयर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट का पार्ट है। तो इस तरीके के सिचुएशन में क्लेम रिजेक्ट होते हैं। और अगर आपके यहाँ बेसमेंट नहीं है फिर भी वारंटी है, या है और आपको वारंटी पॉलिसी में लिख के आई, तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पहले ही बात कर लीजिए कि मुझे ये नहीं चाहिए। अदरवाइज अगर शॉप ही बेसमेंट में और वारंटी है तो फिर बीमा लेने का पर्पस ही खत्म हो जाता है। तो ये ख्याल
रखना चाहिए इंश्योर्ड ने जब डायरेक्टली कर रहे हैं। और अच्छे एजेंट है आपके जैसे, वो लोग गाइड कर सकते हैं उनको और बेहतर इनपुट दे सकते हैं। अगर कोई भी बीमा कंपनी रिजेक्ट करती है प्रपोजल तो दूसरी बीमा कंपनी दे सकती है, लेकिन जो पर्पस से बीमा कराया गया है वो फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज उसका उद्देश्य डिफीट हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन है कि हमें अंडर राइटिंग बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है, तो क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही। मूविंग ऑन, जैसे अगर किसी के यहाँ कोई क्लेम आ जाता है ड्यू टू वॉट्स एवर बी दी रीजन, उसका टाइमली इंटीमेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, और उससे क्लेम पे क्या इम्पैक्ट आ जाता है? देखिए, इंटीमेशन तो आपका लॉस हुआ है, और तो आप अपनों को जवाब देते हैं या उनको बुलाते हैं फॉर सपोर्ट। उसी तरह बीमा कंपनी एक सपोर्ट है, क्योंकि आपने पॉलिसी लिया है तो आपको जितना तुरंत होता है, दो उसमें प्रावधान है कि 24 घंटे में दीजिए या 48, वो प्रावधान मत रुकिए, आप तुरंत दे दीजिए। उसका बेनिफिट क्या है एज अ सर्वेयर, और मेरे अनुभव से मैं कहता हूँ जितना जल्दी हम पहुँचेंगे, जितना जल्दी सर्वेयर साइट पे आता है, उससे क्या होता है, साइट रिजॉर्ड है, वो समय के साथ वो कॉन्टेमिनेट होती है। कॉन्टेमिनेट बोले तो उसके सिचुएशन चेंज होती रहती है। अगर फायर सस्टेन कर रहे तो फायर फाइटिंग हो रही है, फिर लोग आ रहे जा रहे, कुछ खींचे जा रहा है, तो जो सिनेरियो है वो सिनेरियो में से सर्वेयर लॉस बिल्टअप करता है, उससे एविडेंस गैदर करता है, और वो गैदर अगर वो कॉन्टेमिनेट हो गई तो उतनी उसको दिक्कत जाती है। तो इसलिए इंटीमेशन तो तुरंत देनी चाहिए। और आप जैसे पहले भी बोला कि सर्वेयर आता है तो वही क्लेम देने वाला है, वही रिपोर्ट बनाएगा, तो आपको सोल्यूशन भी सर्वेयर देने वाला है, तो जितना जल्दी आ जाए वो बेहतर है उसमें। जो इंश्योर्ड है वो समझ नहीं पाता या सिचुएशन इवैल्यूएट नहीं कर पाता कि मैंने अभी क्या करना चाहिए। सो हमने कई बार ये सुना है कि सर्वेयर जनरली ये सजेस्ट करते हैं कि आपसे जितना पॉसिबल उतना आप फोटोज एंड वीडियोज रिकॉर्ड करके रखो, सो दैट इट एक्ट्स एज एन एविडेंस। सो क्या ये सही है? क्या वो इंश्योर्ड के लिए हुए फोटोज एंड वीडियोज भी हेल्प करते हैं क्लेम बिल्कुल सेटलमेंट के करते टाइम पे? हैं, बिल्कुल करते हैं। इसमें आजकल तो सबसे बड़ा प्लस है सीसीटीवी का। हम कहते हैं सीसीटीवी एक अच्छी जगह होना चाहिए। दूसरा मेरा एक सजेशन है, डीवीआर को आप ऑफिस में या एकदम अंदर डाल के मत रखिए। डीवीआर को ऐसे सेफ जगह रखें जहां वो हीट लोड से अलग है, फायर से वो सेग्रीगेटेड रहे, ताकि रिट्राइव हो सके। तो कॉज बहुत क्लियर, हमको इतने वियर्ड क्लेम्स देखे हैं कि इसमें हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि यहाँ आग कैसे पहुंची, लेकिन सीसीटीवी ने वो साक्ष्य दिया कि कैसे फायर एक तीसरे कमरे में से पहले कमरे में या बाहर ट्रैवल हुई है। तो ये बहुत एक एविडेंस है। दूसरा ये होता है कि आजकल कैमरे इजीली अवेलेबल है, और कोई भी सीनियर पे लोग फोटो वीडियो निकालते हैं। फायर के वक्त के फोटो वीडियो हमें मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ फायर दिखाते हैं, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विश होने के बाद यहाँ किस स्वरूप की फायर थी, फ्लेम्स थी, वो नहीं पता चलता है। लेकिन तब के वीडियो हमें हीट की सिचुएशन, हमारा एक पर्सपेक्टिव रहता है देखने का कि किस तरीके से आग बढ़ी थी, क्या कहाँ पे हमें लपट ज़्यादा मिली थी, वो सब चीज़ें हमें हेल्प करती है। उसके अलावा आप इमीडिएटली आफ्टर फायर, ड्यूरिंग फायर फाइटिंग और एक्सटिंग्विशिंग के बाद भी फोटो लेते हैं, तो फर्स्ट हैंड अगर वो साइट कुछ वजह से कॉन्टेमिनेट भी होती है, जैसे बहुत सारे क्लेम में माल खींचना पड़ता है पीछे के माल को आग बुझाने के लिए, तो वो पहले के फोटो जो रहते हैं वो हमें आइडिया देते हैं कि ये माल यहाँ था। जो लेआउट मैपिंग हम लोग करते हैं स्टॉक के लिए, उससे बेहतर मैप होके फिर हमें वो हेल्प करता है। अल्टीमेटली सर्वेयर इज अ रिकमेंडिंग अथॉरिटी, ही इज अ ब्रिज बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। तो हम चाहते हैं कि हम वो फुलफिल ढंग से करें। एज अ प्रोफेशनल मेरा दायित्व है, एज अ किसी सर्वेयर का दायित्व है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को वो समझता है, वो सिचुएशन को वो समझता है, उसको वहाँ से सारी जानकारी लेनी है, भले वो मिल रही है या नहीं मिल रही। सिचुएशन से लेना है, पार्टी से बात करके लेना है, उनको समझाना है कि आप हमें देंगे तो हम प्रेजेंट, क्योंकि जितना बेहतर डेटा और जितनी बेहतर इंफॉर्मेशन है, उतना कॉन्फिडेंस इंश्योरेंस कंपनी का बढ़ता है वाइल रीडिंग दैट रिपोर्ट सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स, और उतना ही फास्ट क्लेम सेटलमेंट होता है। आज के टाइम पे ये भी देखा गया है कि एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस हम लोग कई चीज़ों पे अप्रूवल देते हैं, जैसे फायर हाइड्रेंट सिस्टम बोलो, एक्सटिंग्विशर्स बोलो, सीसीटीवी, 24/7 गार्ड। ये काफ़ी तरीके हैं जहाँ से प्रीमियम पे भी सेविंग की जा सकती है, एज वेल एज क्लेम के समय पे भी हेल्प होती है। सो ये फैक्टर्स जो हमने, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर हाइड्रेंट, ये सब चीज़ें क्या रोल प्ले करती है एट द टाइम ऑफ क्लेम्स? ये आज हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट के से इफ कोई फोर्स करता है तो हम करने तैयार हैं। मेरा तो ये मानना है कि ये एज अ इनबिल्ट असेट होना चाहिए। अब भले गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई इस पे, और हर कोई कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में भी मैंडेटरी है, रेसिडेंशियल में मैंडेटरी हो गया है, इवन इंडस्ट्रीज के लिए भी मैंडेटरी है, लेकिन ये होना चाहिए। आपकी असेट है ये,
आप इसके ओनर है, आप नहीं चाहते कि आपके यहाँ हादसा हो, लेकिन इवेंचुअलिटी बोल के नहीं आती और उसमें एक मटेरियलिस्टिक सेफगार्डिंग के लिए आप पॉलिसी निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? फायर पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर। पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर एक इक्विपमेंट है जो एक छोटी फायर 1 स्क्वायर मीटर में अगर कुछ है तो इनिशियली उसको एक्सटिंग्विश करने, लेकिन एक बार फायर स्प्रेड हो गई देन हाइड्रेंट सिस्टम आपका आएगा, स्प्रिंकलर सिस्टम है। स्प्रिंकलर कैसा है? आपके एब्सेंस में भी अगर वर्कर है तो पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर चलाएगा, प्लांट चल रहा है तो आप हाइड्रेंट सिस्टम चलाएंगे, लेकिन अगर प्लांट बंद है और अगर क्लोज शॉप है या गोडाउन बंद है तब क्या काम आएगा? स्प्रिंकलर, क्योंकि एक 68 डिग्री पे वो बल्ब बर्स्ट होगा, आपका पाइपलाइन में वाटर चार्ज है तो पानी स्प्रे करेगा, वो एक्सटिंग्विश कर सकता है। तो स्प्रिंकलर इज गुड डिफेंस। अगर कोई आईटी इंडस्ट्री है या आपके सर्वर रूम्स है तो वहाँ आप स्मोक डिटेक्टर्स भी लगा सकते हैं, हीट डिटेक्टर केबल्स में हीट डिटेक्टर्स भी लगा सकते हैं। कहीं आर्किंग है, कहीं स्मोक हो गया, एक फायर हो गया, आज होटल्स में या बाकी जगह हम एसडी देखते हैं, वो कंपलसरी है कि अगर स्मोक हो गई तो तुरंत वो स्टार्ट करेगा, उतनी देर में फायर एक्सटिंग्विशर भी एक्टिवेट हो जाता है, तो फायर वहीं की वहीं हो जाती है, इससे नुकसान नहीं होता है। दूसरा कैसा है, अगर आप हाइड्रेंट सिस्टम और ये है और आप फायर फाइटिंग करते हैं तो आपकी असेट बचती है। क्लेम लेना ये उद्देश्य नहीं है, क्लेम तो एक छोटा सा पार्ट है, क्योंकि आज कोई भी विपदा, कोई भी फायर आपके साथ में क्लेम मटेरियल लॉस के अलावा दूसरे बहुत सारे हिकअप्स लेके आती है। जैसे आप ये सोचेंगे कि फिर लेने वाले खड़े रहते हैं, देने वालों का इशू आता है, आपकी साइकिल फाइनेंशियल साइकिल क्लोज हो जाती है, ब्लॉकेजेस आ जाती है, तो ये बहुत सारा ट्रॉमेटिक रहता है क्योंकि आज स्मूथ लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो गई है। तो ये फायर फाइटिंग आपको हो सकता है आपको एक पार्ट पोर्शन में आप फायर कंट्रोल कर पाए तो आप जितना जल्दी कंट्रोल कर पाए उतना जल्दी आप बाउंस बैक होते हैं। तो आपके जो जो उद्देश्य है, एक बिजनेस चलाना, एक कंसर्न ट्रेडिंग कंसर्न है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाना, वो आप नॉर्मलाइजेशन एक जल्दी हुआ तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है रादर देन सीरियस डैमेजेस। ये एक बहुत नया एंगल मुझे देखने मिला कि लाइक बीइंग अ सर्वेयर आप बता रहे कि इंश्योरेंस इज नॉट जस्ट अबाउट कि क्लेम का पैसा मिले, इट इज मोर अबाउट कि वो बिजनेस उतने एफिशिएंटली चलता रहे जिस बिल्कुल पर्पज से आपने उसे शुरू किया था। सो दैट्स रियली गुड। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को या इंश्योरेंस को आईआरडीए रेगुलेट करता है, सर्वेयर्स को क्या ऐसी कोई कंपनी या फिर ऐसा कोई है यूनिट जो रेगुलेट करता है और वो किस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे आज सर्वेयर एक प्रोफेशनल है, आपको कहा यानी सीए हो, इंजीनियर हो, इंजीनियर इंडस्ट्री में भी जा सकता है, दूसरे प्रोफेशन भी करता है, सीए प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और ये प्रोफेशन भी है। स्टॉक लॉस है, बिजनेस इंटरप्शन लॉस है, एलओपी है, या फिर ये इस तरीके के इंजीनियर्स सर। तो देर इज आईआरडीए इज गिविंग लाइसेंस, आईआरडीए लाइसेंस देती है, हर 3 साल में लाइसेंस रिन्यूअल होता है सारे सर्वेयर्स का। जैसे फायर है, इंजीनियरिंग है, मराइन है, एलओपी है, मिसलेनियस है, मिसलेनियस जैसे कैश के लॉस है ये सब उसमें आता है, तो इस तरीके से वो लाइसेंस दिया जाता है। इसके अलावा हमारी इंश्योरेंस सर्वेयर्स की एक बॉडी भी है, इसला जिसको बोलते हैं, तो वो जो हैदराबाद में है उसके हम लोग मेंबर्स रहते हैं और वो भी हम हमारे सर्वेयर भाइयों को एजुकेट करने के लिए हम समय टू समय सेमिनार्स होते हैं, ताकि और हम लोग आईआरडी के थ्रू वो ब्रिज रहती है वो बॉडी, ताकि कुछ रिक्वायरमेंट है फिर हमारे सजेशंस भी आईआरडीए लेती है वाइल ड्राफ्टिंग द पॉलिसी। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल इनपुट तो हम ही दे सकते हैं क्योंकि हम लोग साइट पे सीट पे वहाँ पे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, तो जिससे क्लाइंट का बेहतरी हो वो इनपुट हम सदैव देते रहते हैं, हमारी संस्था देती है आईआरडीए को और उसी हिसाब से पॉलिसी चेंजेस होते हैं। कंक्लूडिंग इट ऑन अ कॉल, कोई ऐसी 2 चीज़ें जो सर्वेयर्स के बारे में बहुत बड़ा मिथ है जिसको आप बस्ट करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा सर्वेयर एक आपके लिए दोस्त है, ब्रिज है एट ए टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। मैं सेवियर हूँ, ये मैं सोचता हूँ, मैं सेवियर हूँ ये एक ईगो से नहीं है, एक दायित्व से है। मेरा दायित्व एज अ मॉरल, जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उन्होंने सही डायग्नोसिस करके सही दवाई देनी चाहिए, तो हम प्रोफेशनली उनका दायित्व है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। एज अ वही समय सर्वेयर का भी दायित्व है कि ये पॉलिसी को पढ़े और उसमें जो बेस्ट हो सकता है वो इंश्योर्ड को गाइड करे। इंश्योर्ड सबसे डिस्ट्रेस में रहता है और उसको हर जगह से अलग अलग इन्फॉर्मेशन आती है तो वो विचलित रहता है। तो हमारा तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का एक मोड रहता है, जब हम जाते हैं तो हम उनको हमारे तरीके से जितना बेस्ट हो सकता है वो सपोर्ट करते हैं। और उसमें आप देखेंगे कि जो पहली हीट आती है वो हम भी सहन करते हैं, बहुत बार बहुत वाइल्ड हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाती है इंश्योर्ड, और जो
वो कहते हैं कि आज तक हमने सिर्फ बीमा निकाला, अब आप ये पूछ रहे हो तो वो सारी हिट हम लेने तैयार है, क्योंकि हमारा रोल ही वो है। तो तब हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, हम समझते हैं, क्योंकि उसकी व्यथा बहुत बुरी होती है, क्योंकि वो सब कुछ गंवा चुका है वो समय पे। तो वो संयम तो हम रखते ही है, क्योंकि हमें पता है कि ये अभी कुछ समय का है, ये व्यक्ति को मार लगी है, तो इसको कैसा खड़ा करना वो हमारा दायित्व है, और वो हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं, ये हमारा अनुभव है। समझना चाहिए कि सर्वेयर आपके आया है तो भला करके जाएगा, आप पॉजिटिव इंटेंट से करेंगे बिल्कुल अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक लास्ट चीज़, अगर पॉलिसी रिन्यूअल के टाइम पे या फिर पॉलिसी अपडेट करते वक्त वो क्या 3 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ताकि आगे कभी कोई अनफॉर्चुनेट क्लेम्स आता है तो उनको दिक्कत ना आए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सर। जैसे आपने पीछे भी कहा था कि अंडर राइटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। हादसा हुआ तो जब हो है उसमें हमको संवारना है, लेकिन हमने अंडर राइटिंग ढंग से की तो हमें जो आउटपुट मिलने वाला है वो बेहतर मिलेगा। उसके लिए आपके जैसे जो ज्ञानी एजेंट है, बिकॉज सी आपको भी लर्निंग में समझ में आता है कि अनुभव से समझते हैं आप कि क्या हो रहा है, कैसे करना है। तो एजेंट लोग इनको गाइड करें, ब्रोकर्स, एजेंट्स, ये लोग अगर इंश्योर्ड को सही ढंग से गाइड करेंगे। कॉल इंश्योर्ड का है, उसको बीमा कितना कराना है नहीं कराना है दैट इज हिज कॉल, बट ही शुड बी मेड अवेयर कि ये प्रावधान है। अभी सबसे बड़ी इशू ये होती है कि आपका एड्रेस एक बहुत बड़ा हमें यूजुअली मिलता है, जिसकी वजह से क्लेम डिक्लाइन होते हैं। अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस ही उसके बैंक के लेटर पैड में और सब जगह लिखा हुआ रहता है, तो बीमा ही वो घर का या ऑफिस का कर देते, जबकि आपका गोडाउन कहीं पे होगा वो कवर्ड नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, क्लाइंट का एक रेंटल गोडाउन रहता है, एक समय के बाद वो बदल देता है, लेकिन वो जानकारी देना भूल जाते हैं, तो कवरेज में से निकल जाता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बहुत सी बार लोग ऐड करते खसरा, बाजू का प्लॉट ऐड करते, तीसरा प्लॉट ऐड करते, एक्सपांशन, जो अच्छी बात है, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑल्सो यू शुड इन्फॉर्म कि मेरे ये खसरे ऐड हुए हैं, तो पॉलिसी में वो सारे एड्रेस आ जाए। नहीं तो पता चला आपने पीछे का प्लॉट लिया, आपने सामने के प्लॉट का ही नंबर लिखा है और लॉस पीछे हो गया, तो तब वो समस्या आ जाती है, और वो जो अवॉइडेबल है। तो ये आपने रिन्यूअल के वक्त उनको पूछना चाहिए, उनको बताना चाहिए, और इंश्योर्ड ने भी सब चीज़ें क्लैरिटी से सामने रखनी चाहिए, ये एक ज़रूरी है। दूसरा, इंश्योर्ड जो है बीमा धारक, वो सारे डॉक्यूमेंट जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जितनी हो सकती है वो पूरी करनी चाहिए, कंप्लायंसेस प्रॉपर रहे, तो वो हमें दिक्कत नहीं देता एट ए टाइम ऑफ क्लेम, क्योंकि ये सब इंश्योरेंस ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, आप लीगल ट्रेड का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लीगली यू आर सपोज टू मेंटेन सर्टन डॉक्यूमेंट, सर्टन कंप्लायंसेस विच यू शुड डू, तो वो रहा तो आपको उतनी दिक्कत कम आती है। और एक इम्पॉर्टेंट अभी डिस्क्लोजर भी एक रिसेंटली पॉलिसी में इसेंशियल है, अगर आप आपकी प्रीमाइसेस में किसी को सबलेट कर रहे हैं या कोई और सिस्टर कंसर्न आपकी आ रही है, तो ये आपको डिक्लेयर करना है, क्योंकि पॉलिसी में लघु और सूक्ष्म में भी ऑब्लिगेशन एक चीज़ है, इफ देयर इज अ चेंज इन रिस्क देन यू आर सपोज टू इन्फॉर्म देम। फिर इंश्योरेंस कंपनी का विचार रहेगा कि मुझे बीमा कर देना है या नहीं। लेकिन अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ आपका चल रहा है और एजेंट को पता नहीं रहता, क्योंकि एजेंट तो ये सब पूछने बार बार नहीं आ सकता है, तो बीमा धारक का ये दायित्व है कि ये एजेंट को बताए कि हमने इस तरीके से चेंजेस किए, ताकि वो लिखित रूप में बीमा कंपनी को दिया जाए और रिकॉर्ड पे रहे, तो क्लेम के वक्त दिक्कत नहीं आती है। दूसरा ये इसका ड्रॉबैक ये रहता है, मान लो वो जो दूसरी सिस्टर कंसर्न या एक भाड़े से आपने कोई जगह उनको दी है, आपकी रिस्क एक सिंपल रिस्क है, लेकिन वो हजार्डस रिस्क आ गई तो उससे आपकी रिस्क की जो रेटिंग है उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें फायर होने के चांसेस ज़्यादा है, और वहाँ से स्प्रेड होकर अगर आपके यहाँ फायर आ गई तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ऐसी सारी चीज़ें चैलेंजेस है। तो आपका जो भी है डिटेल्स वो बीमा रिन्यूअल करते वक्त आप पूरा खुल के एजेंट से बताएं। मेरा तो एक सजेशन रहता है, छोटी बड़ी इंडस्ट्री में भी, छोटे में तो ये है कि आप 15 दिन 1 महीने के पहले आप इसको प्लान करना चालू कीजिए, ये चीज़ को पॉलिसी को रिव्यू कर लीजिए, हमें क्या क्या चेंजेस करना है, मान लो हमने कोई एडिशन किए है, दूसरी जगह हमारा बिजनेस भी है, वो सब आप बताइए, क्योंकि आपके बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड फिगर आएगी, लेकिन आप उसका भी बीमा कराइए। बड़ी कंपनी ने तो 1 डेढ़ महीने पहले ही चालू करना चाहिए, जैसे सम इंश्योर्ड फिक्सेशन हमने जो बात किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको लास्ट ईयर के एडिशन डिलीशन देखना है, क्योंकि डिलीशन भी कुछ मशीन स्क्रैप की है तो राइट ऑफ होती है बैलेंस शीट में, तो उसको राइट ऑफ करना है, एडिशंस को लेना है, तो ये सब चीज़ें, फिर क्लॉजेस रहते हैं बहुत सारे, तो वो सब चीज़ें को उसको ध्यान में रख के अच्छी पॉलिसी बनाई तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं उसमें। सो अगर नटशेल में मुझे ये बताना हो तो रिन्यूअल के टाइम पे 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, अगर आपका कोई रिस्क लोकेशन चेंज हो रहा है
तो आप वो इंटीमेट कीजिए कंपनी को। दूसरा, अगर आपका कोई एडिशन डिलीशन है तो सम अश्योर्ड में अगर कोई चेंजेस है तो आप वो बताइए, और अगर आपके रिस्क ऑक्यूपेंसी में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आपको वो बताना। हाँ तो इससे आगे क्लेम्स में कभी कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आ सकती। ये भी देखना चाहिए। मैं और एक क्वेश्चन इंश्योर्ड के लिए भी बोल रहा हूँ। आपने बीमा कराया, एजेंट ने बीमा दिया, मतलब रिस्क वहाँ नहीं। आप आने के बाद पॉलिसी को एक बार नज़र से घुमा दीजिए क्योंकि पॉलिसी अदरवाइज फाइल में रहती है और वो दिक्कत होती है। बहुत बार हमने देखा है, आज एक कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, मान लो एक कोई प्लाईवुड की कंपनी है या फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है, तो बहुत बार एजेंट गलती कर जाता है या बीमा कंपनी गलती करती है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप करके उसको प्रीमियम दे दिया। एक जगह हमने देखे थे। तो आज अगर वो उस तरीके से लॉस हो जाता उनके यहाँ तो इंश्योर्ड दुखी हो जाते। तो वो नहीं होना चाहिए। जो अवॉइडेबल है उसको अवॉइड कीजिए, ये हमारा संदेश है। तो इस तरीके से प्रॉपर आपके रिस्क हो रही है, भले 2 पैसे प्रीमियम ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन रिस्क चेंज मत कीजिए। जो तरह का बिजनेस है उसी तरह का उसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि ये बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसी है। एज अ इंश्योर्ड मैं जितना डिटेल में मैं जानना चाह सकता था या फिर जितना वैल्यू एडिशन हम इंश्योर्ड के लाइफ में कर सकते थे वो मैंने करने की कोशिश की, और आपने भी काफ़ी सरल भाषा में सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी बता दिए हैं। अगर आपके पास इसके बाद भी कोई सवाल है ड्यू टू इंश्योरेंस या फिर उसमें और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड वील ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सो थैंक यू संदीप सर। Thank थैंक you. यू फॉर I would like to add one disclaimer. राइट। There is nothing but the answer. There are perspective and every scenario के हिसाब से रहता है। तो हमने कोशिश की है अब सरल भाषा में जो कम्युनिकेट करने की, तो ये हो सकता है कुछ फायदेमंद होगी आपको और आपके कस्टमर्स को, ये मेरी आशा है। यस, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Okay.